अम, क्या ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं लगती कि मतलब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हाँ। एक सरकारी विभाग महज 7 दिनों के भीतर 1500 करोड़ रुपए का राजस्व वसूलने की ताकत रखता है। हाँ, और 12 लाख छात्रों को उनके परीक्षा परिणाम एक पलक झपकते ही उनके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 1882 में खोजी गई एक बीमारी जिसका आज 100% पक्का इलाज मौजूद है, वो आज भी हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना रही है। ये सच में सोचने वाली बात है ना? तो हमेशा की तरह आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है हमारे सुनने वालों का। आज 24 मार्च 2026 है और हमारे सामने रखे स्रोतों के इस पुलिंदे में राजस्थान बोर्ड के नतीजों से लेकर आदिवासी खेलों के रोमांच, आईपीएल की ग्रीन स्पॉन्सरशिप, राज्य के आक्रामक राजस्व लक्ष्य और टीवी जैसी प्राचीन बीमारी के आंकड़े शामिल हैं। देखने में तो ये सब बिल्कुल अलग-अलग दुनिया की खबरें लगती हैं। वही तो। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें आपस में एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो किसी भी मजबूत इमारत को बनाने के लिए पहले एक ठोस नींव की जरूरत होती है, राइट, एकदम ठोस नींव। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। उसके बाद ही आप उस पर शानदार छत बना सकते हैं, जैसे खेल और पर्यटन। आज हम इस पूरी इमारत का मुआयना करेंगे। और यही आज की इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम किसी राज्य या देश के विकास की बात करते हैं तो हम अक्सर उसे अलग-अलग खानों में बांटकर देखते हैं। जैसे शिक्षा अलग, अर्थव्यवस्था अलग। हाँ, और स्वास्थ्य अलग। लेकिन हकीकत में मतलब ये एक बहुत ही जटिल वेब या जाल की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ। आप एक धागे को खींचते हैं तो असर पूरे जाल पर पड़ता है। हम्म। आज हम इन्हीं धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सतह पर जो आंकड़े या खबरें हमें दिख रही हैं, उनके पीछे की असली मशीनरी या मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस शिक्षा वाले धागे को ही पकड़ते हैं। आज ही राजस्थान शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी ने 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए हैं। अच्छा। और 8वीं सच में बहुत बड़े हैं। करीब 12 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये परीक्षाएं दी थीं। और जो पास प्रतिशत सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। क्या रहा पास प्रतिशत इस बार? देखिए, 5वीं में 97.75%, 8वीं में 97.01% और 10वीं में 94.23% छात्र पास हुए हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि 10वीं में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। वाओ, ये तो सच में बढ़िया खबर है। हाँ, और इन 12 लाख छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए स्कूल के बाहर धूप में खड़ा नहीं होना पड़ा। ये सभी नतीजे डिजी लॉकर के माध्यम से सीधे डिजिटल रूप में उन तक पहुंच रहे हैं। यहाँ ये जो डिजी लॉकर वाला हिस्सा है ना, वो केवल एक तकनीकी सुविधा भर नहीं है। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये डेटा मोबिलिटी की एक बहुत बड़ी क्रांति है। डेटा मोबिलिटी, राइट? हाँ, देखिए, आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी ग्रामीण इलाके के छात्र को किसी दूसरे शहर में कॉलेज या नौकरी के लिए आवेदन करना होता था तो उसे अपनी कागजी मार्कशीट की फोटोकॉपी करानी पड़ती थी। बिल्कुल। और फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर से उसे अटेस्ट भी कराना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है। वही तो, इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों का समय और पैसा बर्बाद होता था। लेकिन आज एक एपीआई कॉल के जरिए कोई भी यूनिवर्सिटी या कंपनी महज 2 सेकंड में हजारों डिजी लॉकर सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकती है। 2 सेकंड में? हाँ, ये सिस्टम से उस फ्रिक्शन या रुकावट को हटा रहा है जो अक्सर युवाओं की प्रगति को धीमा कर देता था। मैं तो मानूंगी कि ये प्रशासनिक ढांचे की एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि डिजी लॉकर ने ये जो कागजी रुकावटें हैं इनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। जरा 1 मिनट के लिए उस 95% वाले आंकड़ों पर वापस आते हैं। आइए। 97% पास रेट। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या ये वास्तव में शिक्षा की जमीनी गुणवत्ता में हुए अचानक सुधार का संकेत है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने परीक्षाओं के स्तर को ही इतना आसान कर दिया है कि कोई फेल ही ना हो? मतलब ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे किसी गुब्बारे में जबरदस्ती हवा भरकर उसे बड़ा दिखाया जा रहा हो ताकि बाहर से सब कुछ शानदार लगे। देखिए, मुझे लगता है कि हमें इसे इतनी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। निश्चित रूप से जब पास प्रतिशत 97% के पार जाता है तो ये बहस छिड़ना लाजमी है कि क्या हम छात्रों को भविष्य के असल प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, वही मेरा पॉइंट है।
यहाँ हम सिर्फ उन्हें अगली कक्षा में धकेल रहे हैं। समझ रही हूं मैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी है। खासकर 8वीं और 10वीं कक्षा में जब कोई छात्र फेल होता है तो उसके स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। राइट, और खासकर ग्रामीण इलाकों में। बिल्कुल। और लड़कियों के मामले में तो फेल होने का सीधा मतलब अक्सर उनकी पढ़ाई रोककर उन्हें घर के कामों में लगा देना होता है। उच्च पास प्रतिशत दरअसल उन छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर बनाए रखने का एक तरीका है। एक तरह से उन्हें सिस्टम में रोक के रखना। हाँ, ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। चुनौती ये नहीं है कि पास प्रतिशत ज्यादा है, बल्कि असली चुनौती ये है कि पास होने के बाद क्या उनके पास वो कौशल है जो उन्हें रोजगार दिला सके। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। सिस्टम में बनाए रखना पहला कदम है, लेकिन किताबी ज्ञान या क्लासरूम की पढ़ाई युवाओं के विकास का सिर्फ एक हिस्सा है। सही कहा। अगर हम आज के युवाओं की बात कर ही रहे हैं, तो उनका असली चरित्र निर्माण और टैलेंट का विकास सिर्फ डिजिलॉकर की मार्कशीट तक सीमित नहीं है, वो खेल के मैदानों पर भी हो रहा है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां एकदम अलग ही स्तर का काम चल रहा है। बिल्कुल। और खेल के मैदानों पर जो बदलाव हम देख रहे हैं वो दरअसल कच्चे टैलेंट यानी रॉ टैलेंट को एक संगठित और पेशेवर ढांचे में ढालने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए देखिए, कल यानी 25 मार्च से छत्तीसगढ़ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। ये सिर्फ कोई छोटे मोटे स्कूल स्तर के खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। रायपुर, बस्तर और सुरगुजा जैसे इलाकों से करीब 3000 आदिवासी एथलीट 106 स्वर्ण पदकों के लिए आपस में भिड़ेंगे। इस आयोजन का बाकायदा एक शुभंकर भी है, मोरवीर, जो आदिवासी समुदाय के साहस का प्रतीक है। अच्छा। और सिर्फ सरकारी स्तर पर ही नहीं, कॉर्पोरेट स्तर पर भी यही हो रहा है। हिंदुस्तान जिंक की जिंक फुटबॉल एकेडमी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 3 स्टार रेटिंग दी है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसी एकेडमी से निकले 15 साल के मोहम्मद कैफ ने भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम की कप्तानी की है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम खेलों को सिर्फ एक शौक या अतिरिक्त गतिविधि के रूप में नहीं देख रहे हैं। जब किसी फुटबॉल एकेडमी को 3 स्टार रेटिंग मिलती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ एक अच्छा मैदान और एक कोच है। तो तेरे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशनिस्ट, बायोमैकेनिक्स के विशेषज्ञ और एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियां अब अपने CSR फंड्स का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल की इमारत पुटवाने में नहीं कर रही हैं, राइट। बल्कि वे इसे पेशेंट कैपिटल यानी लंबे समय के निवेश के रूप में देख रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कप्तान तैयार करने में 10 साल की वैज्ञानिक ट्रेनिंग लगती है। 10 साल? वाह। हाँ। और ये जो ट्राइबल गेम्स है ना, ये भी इसी सप्लाई चेन का हिस्सा है। सबसे दूर दराज के इलाकों से जेनेटिकली मजबूत एथलीट्स को खोजना और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच देना। ये सप्लाई चेन वाली बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे खदान के ठीक बगल में ही हीरों को तराशने की फैक्ट्री लगा दी गई हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। ट्राइबल गेम्स के नियम मुझे थोड़े उलझे हुए लगे। हमारे स्रोतों में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि मल्लाखंब और कबड्डी जैसे जो हमारे परंपरागत और स्वदेशी खेल हैं, उन्हें इन ट्राइबल गेम्स में केवल प्रदर्शन खेल यानी डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में रखा गया है। उन्हें एथलेटिक्स या तीरंदाजी की तरह पूर्ण प्रतिस्पर्धी खेलों का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्या हम अपने ही खेलों को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसके पीछे खेल प्रशासन की एक तकनीकी वजह होती है। किसी भी खेल को प्रतिस्पर्धी या पदक वाला खेल बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लोबल ग्रामर यानी वैश्विक नियमों की आवश्यकता होती है। अच्छा, ग्लोबल ग्रामर। हाँ, जब हम कबड्डी या मल्लाखंब को प्रदर्शन खेल के रूप में रखते हैं तो वो दरअसल उन्हें स्टैंडर्डाइज करने का पहला चरण होता है। रेफरी के नियम क्या होंगे, फाउल कैसे तय होगा, स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा, इन सबको एक समान सांचे में ढालना पड़ता है ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, ताकि कल को अगर यही खेल ओलंपिक में जाएं तो दुनिया भर के खिलाड़ी इसे एक ही नियम से खेल सकें। ये उन्हें दरकिनार करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक पेशेवर ढांचे में ढालने की शुरुआत है। अच्छा, अब समझ आया। यानी ये उस प्रतिभा को एक ऐसा रूप देने की कोशिश है जिसे पूरी दुनिया समझ सके। और अगर हम वैश्विक मंच और खेलों के व्यवसायीकरण की बात करें
तो इससे बड़ा मंच और क्या हो सकता है कि हम सीधे आईपीएल की तरफ चलें? बिल्कुल, आईपीएल तो सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, खेलों के इस जमीनी ढांचे से निकलकर अब हम उस जगह आते हैं जहां अरबों डॉलर का खेल होता है। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2026 में वॉरी एनर्जीज नाम की कंपनी राजस्थान रॉयल्स की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस स्पॉन्सरशिप का मुख्य घोषित उद्देश्य कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि पूरे देश में क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी का संदेश फैलाना है। उठ करके देखें तो ये कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। एक समय था जब आईपीएल के जर्सी पर सिर्फ साबुन, तेल या मोबाइल फोन के विज्ञापन होते थे। हाँ, मुझे याद है। अब कंपनियां समझ गई हैं कि भारत में क्रिकेट की पहुंच कितनी गहरी है। वारे एनर्जीज जैसी कंपनी सिर्फ अपना सोलर पैनल नहीं बेच रही हैं, वो एक विचारधारा बेच रही हैं। एक विचारधारा बेच रही है। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये सोलर एनर्जी को नीचे टेक्नोलॉजी से निकालकर मेन स्ट्रीम एस्पिरेशन यानी आम जन की आकांक्षा बनाने का एक बहुत ही सोची समझी नीति वाला कदम है। लेकिन यहाँ पर मेरा दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमारे सुनने वालों में से भी कई लोग शायद अभी सोच रहे होंगे कि क्रिकेट जर्सी पर हरे रंग का लोगो लगा देने से पर्यावरण कैसे बचेगा? ये सवाल तो उठेगा ही। वही ना, क्या ये सिर्फ ग्रीन वॉशिंग का एक बहुत ही महंगा और चमचमाता तरीका नहीं है? मेरा मतलब है, आईपीएल का अपना कार्बन फुटप्रिंट कितना विशाल है। हजारों लोगों का फ्लाइट से सफर करना, रात के मैचों में स्टेडियम की फ्लड लाइट्स में जलने वाली भारी बिजली, इस सबके बीच सस्टेनेबिलिटी का संदेश थोड़ा खोखला नहीं लगता? देखिए, आपका ये संशय पूरी तरह से जायज है और ग्रीन वॉशिंग कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। लेकिन यहाँ हमें स्कोप 3 इमिशंस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। स्कोप 3 इमिशंस वो क्या होता है? किसी भी क्रिकेट टीम या लीग का कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ स्टेडियम की बिजली तक सीमित नहीं होता। उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है उन 50,000 दर्शकों का स्टेडियम तक गाड़ियों में आना और करोड़ों दर्शकों का टीवी स्क्रीन के सामने बैठना। ओह राइट। जब एक क्लीन एनर्जी कंपनी इतने बड़े मंच से जुड़ती है तो उसका लक्ष्य उस पूरे इकोसिस्टम की मानसिकता को बदलना होता है। अगर जर्सी पर वो लोगो देखकर 1 लाख लोग भी अपने घरों में सोलर पैनल लगाने के बारे में सोचने लगते हैं तो वो उस स्पॉन्सरशिप का असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि राजस्थान रॉयल्स खुद अपने ऑपरेशंस को कितना कार्बन न्यूट्रल बनाती है, क्योंकि कथनी और करनी का अंतर ही ग्रीन वॉशिंग तय करता है। बिल्कुल। और अगर हम संसाधनों, ऊर्जा और विकास की बात कर ही रहे हैं तो इन सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए सरकारों को भारी भरकम पैसे की जरूरत होती है। पैसा तो चाहिए ही, बिना फंड के कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो शिक्षा का ढांचा खड़ा करना हो, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देनी हो या क्लीन एनर्जी को सब्सिडी देनी हो। और ये पैसा आता कहाँ से है? राज्य के राजस्व से। सही कहा। और राजस्व जुटाने का सबसे बड़ा और पारंपरिक स्रोत ये प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन चौंकाने वाली जानकारी हमारे पास है। राजस्थान के खान विभाग को इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से ठीक पहले यानी केवल 7 दिनों के भीतर 1550 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। बाप रे, 7 दिन में? हाँ, 7 दिन में। और ये कोई हवा में तीर नहीं है। विभाग ने 12% की विकास दर के साथ पहले ही 9620 करोड़ रुपए खजाने में जमा कर लिए हैं। इसके लिए वे अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा और सख्त अभियान चला रहे हैं। लेकिन जरा इसके पीछे का गणित समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। केवल 7 दिनों में 1500 करोड़, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी कॉर्पोरेट सेल्स टीम पर महीने के आखिरी हफ्ते में टारगेट पूरा करने का दबाव डाला जा रहा हो। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है। क्या इतनी जल्दबाजी में सिर्फ बैलेंस शीट चमकाने के लिए हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के ओवर एक्सप्लॉयटेशन का जोखिम नहीं उठा रहे हैं? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सतह से देखने पर यह बिल्कुल किसी आक्रामक सेल्स टारगेट जैसा लगता है, लेकिन सरकारी खजाने के काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अच्छा, कैसे? जब खान विभाग अचानक से 12% की ग्रोथ दिखाता है और 7 दिन में इतना बड़ा लक्ष्य रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे अचानक से 7 दिनों में हजारों नई खदानें खोदने लग जाएंगे। यहाँ असली खेल लीकेज को रोकने का है। लीकेज सबका क्या मतलब है यहाँ? लीकेज मतलब वो पैसा जो सिस्टम से बाहर जा रहा था। जब प्रशासन भारी भरकम टास्क फोर्स बनाता है, ड्रोन से मैपिंग करता है और चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ाता है, तो वे दरअसल उस अवैध खनन को रोक रहे होते हैं जो दशकों से चल रहा था।
ओए, यानी जो काम 2 नंबर में हो रहा था। बिल्कुल। जो पत्थर या खनिज पहले बिना रॉयल्टी दिए माफियाओं के ट्रैकों में छिपकर जा रहा था, उसे अब सरकारी टैक्स नेट के दायरे में लाया जा रहा है। इसलिए ये जो राजस्व बढ़ रहा है, वो प्रकृति को और ज्यादा नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि शैडो इकोनॉमी या ब्लैक मार्केट को खत्म करके आ रहा है। ये प्रशासन की उस क्षमता को दर्शाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो रातों रात सरकारी खजाने को भरा जा सकता है। ये एक बहुत ही नया नजरिया है, यानी हम ज्यादा खोद नहीं रहे हैं, बल्कि जो खुदा है उसका सही हिसाब रख रहे हैं। सही पकड़े आप। लेकिन फिर भी देखिए, खदानों से पैसा निकालना एक तरह का निष्कर्षण अर्थशास्त्र यानी एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक्स है। एक ना एक दिन तो जमीन के नीचे के खनिज खत्म हो ही जाएंगे ना। क्या हमेशा के लिए इस पर निर्भर रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि अब दुनिया भर की सरकारें और हमारे राज्यों भी निष्कर्षण अर्थशास्त्र से सस्टेनेबल या टिकाऊ अर्थशास्त्र की ओर रुख कर रहे हैं, जहां आप संपत्ति को बेचकर खत्म नहीं करते, बल्कि उसी संपत्ति से बार बार पैसा बनाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे आज के स्रोतों में ही मौजूद है। बांसवाड़ा में स्थित माही डैम क्षेत्र की बात करते हैं। इस इलाके को 100 द्वीपों का शहर या सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कहा जाता है, जो सुनने में ही कितना आकर्षक लगता है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब सरकार वहां एक मास्टर प्लान बना रही है ताकि इसे एक इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सके। यहाँ पर्यावरण के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए नियंत्रित पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की योजना है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगर मैं इसे आज की टेक भाषा में कहूं तो ये सॉफ्टवेयर उद्योग के SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल जैसा है। यहां आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। खदान खोदना मतलब एक बार सीडी पर सॉफ्टवेयर बेचकर खत्म कर देना, जबकि इको टूरिज्म मतलब एक ही खूबसूरत नज़ारे का हर महीने सब्सक्रिप्शन बेचना, जिससे हमेशा पैसा आता रहे और नज़ारा भी बचा रहे। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है ना? हाँ, इको टूरिज्म का पूरा अर्थशास्त्र इसी पर टिका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है नियंत्रित पर्यटन यानी रेगुलेटेड टूरिज्म। यही मेरा अगला सवाल था। हमने कई हिल स्टेशंस का हश्र देखा है। एक बार कोई जगह टूरिस्ट मैप पर आ जाती है तो कुछ ही सालों में वो कंक्रीट के होटलों, प्लास्टिक के कचरे और धुएं से भरे टूरिस्ट ट्रैप में बदल जाती है। इस SAS मॉडल को क्रैश होने से कैसे बचाया जाए? इसे बचाने का एकमात्र तरीका है कैरिंग कैपेसिटी के विज्ञान को सख्ती से लागू करना। कैरिंग कैपेसिटी? हाँ, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि उस 100 द्वीपों वाले शहर की भौगोलिक क्षमता कितनी है। क्या वो एक दिन में 500 पर्यटकों का कचरा और कार्बन सह सकता है या 5000 का? मास्टर प्लान बनाने का मतलब ही ये है कि जोनिंग की जाए ताकि भीड़ एक साथ न उमड़ पड़े। बिल्कुल। इको टूरिज्म में आपको भीड़ नहीं चाहिए होती, आपको हाई वैल्यू लो वॉल्यूम मॉडल चाहिए होता है। यानी कम लोग आएं, लेकिन वे उस शुद्ध पर्यावरण का अनुभव करने के लिए प्रीमियम कीमत चुकाएं। डायनामिक प्राइसिंग और एंट्री कैप्स के जरिए ही आप उस जगह को कंक्रीट का जंगल बनने से रोक सकते हैं। यानी हमें प्रकृति का आनंद लेने के लिए भी एक अनुशासन की जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज 24 मार्च है और हमारे स्रोतों में एक ऐसी खबर है जो हमें भविष्य से खींचकर हमारे बहुत ही दर्दनाक वर्तमान में ला खड़ा करती है। आप टीबी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। एक ऐसी चुनौती जो सीधे हमारे शरीर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है, क्योंकि अगर इंसान ही स्वस्थ नहीं है तो ना तो कोई डिजिलॉकर काम आएगा, ना खेल के मैदान और ना ही इको टूरिज्म। आप उस विषय पर आ गए हैं जो शायद आज की चर्चा का सबसे गंभीर और सबसे जरूरी पहलू है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। आज 24 मार्च है, जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाती है। आज ही के दिन साल 1882 में रॉबर्ट कॉक ने उस बैक्टीरिया की खोज की थी जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का कारण बनता है। 2026 की थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं ना, तो वो डराने वाले हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर करीब 1,07,00,000 टीबी के मामले सामने आए थे और उसमें भारत का हिस्सा बहुत बड़ा है। हालांकि भारत में निक्षेप पोर्टल, मरीजों को हर महीने 500 रुपए देने वाली निक्षेप पोषण योजना और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी बड़ी सरकारी पहल चल रही हैं। बिल्कुल। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा था,
जो कि दुर्भाग्य से हम पूरी तरह हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब आप इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही असहज करने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो 7 दिन में 1500 करोड़ का टैक्स वसूल लेते हैं, हम 12 लाख छात्रों का डेटा सेकंडों में प्रोसेस कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम 1882 में खोजी गई एक ऐसी बीमारी से आज तक लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल चुनौती नहीं है, ये हमारी प्राथमिकताओं का आईना है। यही तो मैं सोच रहा था। जिस बीमारी के बैक्टीरिया को हम लगभग 150 सालों से जानते हैं, जिसका 100% सफल इलाज आज की मेडिकल साइंस के पास मौजूद है, वो आज भी हर साल लाखों लोगों की जान कैसे ले सकती है? सही बात है। ये साइंस की विफलता तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या सिस्टम कहीं और टूट रहा है? देखिए, साइंस अपना काम कर चुकी है। टीबी की दवाइयां काम करती हैं, लेकिन टीबी सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं है। ये एक सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक बीमारी है। ये बैक्टीरिया हवा में है, लेकिन ये पनपता कहाँ है? कहाँ? ये पनपता है भीड़भाड़ वाली मलिन बस्तियों में, बिना खिड़की वाले छोटे छोटे कमरों में, और उन शहरों में जो कुपोषण का शिकार है। तो क्या निक्षय पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले वो 500 रुपए प्रति माह इसी कुपोषण से लड़ने के लिए हैं? बिल्कुल, और इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। टीबी की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वे बेहद कड़क यानी हार्श होती हैं। अगर कोई कुपोषित मरीज खाली पेट वो दवाइयां खाता है तो उसे इतने भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो कुछ ही हफ्तों में दवा खाना छोड़ देता है। ओह, और वही सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, और जैसे ही वो दवा छोड़ता है, बैक्टीरिया मजबूत होकर वापस लौटता है, जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी या MDR टीबी कहते हैं, जिसका इलाज और भी महंगा और मुश्किल है। समझ गया। इसलिए वो 500 रुपए सिर्फ कोई खैरात नहीं है, वे दरअसल एक एपिडेमियोलॉजिकल टूल हैं, ताकि मरीज अच्छा प्रोटीन खा सके और अपना दवा का कोर्स पूरा कर सकें। टीबी को हराने के लिए सिर्फ क्लिनिक नहीं चाहिए, बल्कि स्वच्छ हवा, अच्छा खाना और सामाजिक समानता चाहिए। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। दवा बैक्टीरिया को मार सकती है, लेकिन जब तक हम उस गरीबी और कुपोषण को नहीं मारेंगे जो उस बैक्टीरिया को पनपने की जमीन देता है, तब तक थीम चाहे कुछ भी हो, हम टीबी को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए, आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को अब समेटने का वक्त आ गया है। हमने आज देखा कि विकास की कहानी कितनी बहुआयामी है। एक तरफ हमारे पास डिजी लॉकर के जरिए डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन रहे 12 लाख छात्र हैं। खेलो इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखने को तैयार हमारे आदिवासी एथलीट हैं। दूसरी तरफ IPL के मंच से सस्टेनेबिलिटी का संदेश देने की कॉर्पोरेट कोशिशें हैं, और राज्य के पास स्मार्ट तरीके से लीकेज रोककर राजस्व बढ़ाने के आक्रामक लक्ष्य हैं। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और इन सब के बीच हमारे पास इको टूरिज्म जैसे भविष्य के टिकाऊ मॉडल और टीबी जैसी अतीत की वो भयानक परछाएं भी हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा अभी भी हमारे पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हम इनमें से किसी भी हिस्से को अलग करके नहीं देख सकते। अगर कल का वो आदिवासी एथलीट या डिजी लॉकर का उपयोग करने वाला युवा टीबी या कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो वो सारा राजस्व और वे सारी कॉर्पोरेट नीतियां बेमानी हो जाती है। वही तो। विकास का मतलब सिर्फ आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस पूरे जाल को मजबूत करना है। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी कड़ी में इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जिस पर हमारे सुनने वाले आराम से सोच सकें। हमने आज परीक्षाओं के आंकड़ों के लिए डिजी लॉकर और टीबी मरीजों के आंकड़ों के लिए निक्षय पोर्टल की बात की। हाँ। इसके अलावा हमने अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन और टास्क फोर्स की बात की। हाँ। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में टीबी के उन्मूलन या फिर अवैध खनन जैसी व्यवस्थिगत बीमारियों का अंतिम इलाज प्रेडिक्टिव AI और डीप डेटा इंटीग्रेशन में छुपा हो? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम की जहां डिजी लॉकर का डेमोग्राफिक डेटा, निक्षय पोर्टल का स्वास्थ्य डेटा और पर्यावरण विभाग का प्रदूषण डेटा आपस में बात करें, और वो AI सिस्टम खुद ब खुद बता दे कि खराब हवा और कुपोषण के आंकड़ों के आधार पर अगले महीने टीबी का नया क्लस्टर किस पिन कोड में मिलने वाला है। वाओ, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। या फिर सैटेलाइट इमेजरी के डेटा से अधिकारी के कंप्यूटर पर पहले ही अलर्ट आ जाए कि आज रात किस इलाके में अवैध खदान खोदी जाने वाली है। जब तक हम समस्या के घटित होने का इंतजार करते रहेंगे, हम हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। शायद
प्रिडिक्टिव तकनीक ही वो गोंद साबित हो जो हमारे इस जटिल विकास के ढांचे को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें। बिल्कुल, और भविष्य शायद इसी दिशा में जा रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। दुनिया को हर दिन एक नए और गहरे नजरिए से देखने की अपनी ये जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।